किस निधि से, किस मद से इसका सफाई का टेंडर हुआ या नहीं हुआ? नगर पालिका ने तो कोई टेंडर नहीं किया था। मुद्दे से जो नारियल फोड़ के गई थी कि भाई आपने जो निर्माण कार्य शुरू किया था नगर पालिका ने, इस पे इंटरलॉकिंग लगाने का, जब वो कार्य शुरू हो गया तो उसी समय पर नहर की सफाई याद आई। और कहाँ सफाई हुई है? एक साइड में जहां आप श्रेय ले रहे हो जी मैंने रोड बनवा दिया, वहां एक दिन भी पॉप लाइन नहीं चली। इन्हें तो खुद झूठी वाहवाही लूटनी है। अब वो जो साल बाद इंटरव्यू लेना, मेरा ले लेना या किसी और आम जनता का ले लेना, उसमें ये देखना कि इस रोड की हालत क्या होगी। लोनी में चर्चाओं का दौर हमेशा गर्म रहता है। कुछ लोग चर्चाओं में रहने के लिए सहारा पकड़ते हैं, कुछ लोग चर्चाओं के बिना चर्चा में आए भी मुकाम को छू जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के पास हम इस समय उपस्थित हैं। पूर्व में लोनी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में भी ये पद धामा परिवार के पास है। लेकिन बात अगर विकास की करें तो कुछ लोग इसी विकास की चर्चा में रहने के लिए सहारों की ओर मुड़ते हैं। तो आज उसी विकास पर चर्चा करते हैं, और विकास पर अगर चर्चा हो और विकास पुरुष से वार्ता ना हो तो शायद चर्चा भी बेईमानी ही होगी। ऐसी चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हुए पूर्व चेयरमैन मनोज धामा के पास, क्योंकि कुछ समय पूर्व देखा गया था, या ये कहें होली से पहले देखा गया था कि जहां पर मनोज धामा जी का ऑफिस है, कार्यालय है, उसके सामने एक नहर, जिसे बेटा नहर के नाम से जाना जाता है, उसके लिए नारियल फोड़ा गया था। उसकी सफाई व्यवस्था के लिए नारियल फोड़ा गया था। कितनी हुई सफाई व्यवस्था, मनोज धामा जी से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो आज उसी विषय से शुरुआत करते हैं, वार्ता करते हैं मनोज धामा जी से। धामा जी, जनसंवाद में आपको स्वागत जी है। जी, नमस्कार जी महेश्वर सर, जी। आपका ऑफिस जहाँ पर है, यहाँ के सामने एक नहर जाती है, बेटा नहर के नाम से जाना जाता है। जी होली से पूर्व इस नहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नारियल फोड़ा गया था, लेकिन नारियल फोड़ने तक ही बात सीमित रह गई, कार्य आगे नहीं बढ़ा। क्या कहेंगे इस तो 3 दिन पॉपलाइन तो चलती है, लोगों ने बताया कि 3 दिन चली थी पॉपलाइन कोई, और उसके बाद में वो पॉपलाइन मुझे दिखाई नहीं दी। पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि किस निधि से, किस मद से इसका सफाई का टेंडर हुआ या नहीं हुआ? नगर पालिका ने तो कोई टेंडर नहीं किया था। और उसके बाद में एक दूसरा मेरा सवाल यही है, इन्हीं महोदय से जो नारियल फोड़ के गए थे, कि भाई आपने जो निर्माण कार्य शुरू किया था नगर पालिका ने, इस पे इंटरलॉकिंग लगाने का, जब वो कार्य शुरू हो गया तो उसी समय पर नहर की सफाई याद आई। दूसरा तीसरा एक सवाल हो रहा है कि 9 साल तक जब तुम्हें पता था कि हम सफाई करा सकते हैं, किसी मद से करा सकते हैं, सिंचाई विभाग से करा सकते हैं, जोर जबरदस्ती सिंचाई विभाग के अधिकारी को डरा के, धमका के या धधका के हम कार्य करा सकते हैं, तो 9 साल तक नगर पालिका के जो फंड है, वो जो इसकी सफाई पे लग रहा था, उसमें आपके चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने उसकी सफाई नहीं कराई थी, या चुनावी वर्ष देख के लोगों को भ्रमित करने के लिए आपने इसकी सफाई कराई है? और कहाँ सफाई हुई है? एक साइड में जहां आप श्रेय ले रहे हो जी मैंने रोड बनवा दिया, वहां एक दिन भी पॉपलाइन नहीं चली। जहां नगर पालिका निर्माण कार्य शुरू कर रही थी इसको बनाने का, वहां आपने उनके मलबे के ऊपर में ये आपने कीचड़ निकाल कर वो डाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये, इससे उन्हें विकास पसंद नहीं है, कोई और करे काम। इन्हें तो खुद झूठी वाहवाही लूटनी है। अब वो जो रोड बनाया, वो उस रोड की हालत आप देख लेना, एक साल बाद इंटरव्यू लेना, मेरा ले लेना या किसी और आम जनता का ले लेना, उसमें ये देखना कि इस रोड की हालत क्या होगी जो आपने बनाया। फिर आधा अधूरा कहीं आरसीसी बना दिया, कहीं डामर बना दिया। धामा जी, एक सवाल और है। चर्चाओं में दिल्ली सहारनपुर रोड भी रहा है। इस रोड ने, अगर ये कहें, कुछ जिंदगियां भी छीनी है। पिछले अगर हम बात करें 5 से 8 वर्षों की, तो ये रोड काफी चर्चाओं में रहा है। और अब हमें बताया गया, जो जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली है, कि 3-3 फुट इस रोड को उठाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी नालों का भी निर्माण नहीं हुआ। इस पर क्या कहेंगे मनोज? देखिए, पहले तो मेरी संवेदनाएं उन दिवंगत आत्माओं को जो इस रोड की वजह से, जिन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े या हॉस्पिटल में एडमिट रहे, दुर्घटना हुई, घायल हो गए, उनके लिए, सभी के लिए मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जहां भी वो दिवंगत आत्मा हो, भगवान उन्हें शांति प्रदान करे। दूसरी बात है 3 फुट उठाने की, अभी निर्माण चल रहा है। आप आपके पास, आप तो ज्ञाता व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, आप उसकी लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं। वो मुझे लग रहा है 11 इंच का है। 3 फुट उठाने की बात तो बहुत दूर की थी। फिर हम लोगों ने लगभग 10 करोड़ के इस पे नालों का निर्माण के लिए टेंडर जारी किए।
तो कम से कम इंतजार कर लेते, उसका देख लेते नालों का लेवल क्या है, ऊंचे रहेंगे नीचे रहेंगे, निर्माण शुरू हो गया। चलो, जनता के हित में ध्यान को रखते हुए, जनता के हित में और जनता की परेशानी को देखते हुए मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि कोई नहीं, इन्होंने निर्माण तो शुरू किया। और निर्माण, ये व्यक्ति मेरे से क्या, एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी सुना, ये कह रहा था कि मैं इन लोनी को डुबा दूंगा और इस रोड को 3 फुट ऊंचा लेके जाऊंगा, जो नगर पालिका का पानी रोड पे नहीं आए। तो भाई, तुम लोगों को लाभ देना चाह रहे हो, सुविधा देना चाह रहे हो, या उनसे प्रताड़ित करना चाह रहे नमन जी, एक हो? अब सवाल फिर और। एक चीज और है भाई साहब, आप ये देखिए ना, रोड की चौड़ाई कितनी होगी? 30 फीट, 40 फीट। इंदिरापुरी चौकी से आगे आप जाएंगे, रोड की चौड़ाई 100, मुझे लग रहा है 70-80 फीट है। वो अधूरा रह जाएगा, जल भराव वहां होगा, उसके लिए भी हमने एक लेआउट प्लान तैयार किया है, और उसका हम लोग एस्टिमेट तैयार करा रहे हैं कि जिससे नगर पालिका उसमें साइड में इंटरलॉकिंग लगवा दें। तो हमें जनता के हित का हमें पता है, ध्यान है, हम इंटरलॉकिंग साइडों में लगवा देते हैं। हमने तो एनओसी मांगी थी, दिल्ली सहारनपुर रोड की एनओसी हमें दे दो, हम बनवा देते हैं। भाई, अगर जनता, मान लीजिए अगर नगर पालिका पे फंड आ रहा है, तो एक बार को हम ये सोचेंगे कि लाखों लोग गुजरते हैं, 30, 32, 35, 40 करोड़ रुपए इसी पे लग जाए। लेकिन वो एनओसी नहीं मिली, इसका श्रेय लेना चाह रहे थे, और वो चलो, भविष्य बताएगा। नमन जी, एक सवाल और लेते हैं। दिल्ली सहारनपुर हाईवे बना था, लगभग 1 साल पहले उन मकानों पर निशान लग गए थे जिनका डेमोलिशन होना था। अभी बंद फाटक चर्चा में, बंद फाटक पर अंडरपास बनेगा, अंडरपास का उद्घाटन तो हो चुका है, लेकिन डेमोलिशन कहाँ पर होगा, कैसे होगा, इसकी कोई अब जानकारी क्या ये आपके पास है? देखो देखो, कहीं भी निर्माण शुरू होता है, कोई भी रोड का चौड़ीकरण होता है, या अंडरपास बनता है, या ओवरब्रिज बनता है, कहीं भी आप देखिए, सबसे पहले उन जगह को चिन्हित किया जाता है कि जहां वो रुकावट पैदा कर रहे हो। जहां रुकावट पैदा कर रहे हैं, मान लीजिए आप उसको चिन्हित करेंगे, या तो खुद तोड़ लें वो लोग, या उसको डेमोलाइज किया जाता है सरकारी संसाधनों से। ना कोई चिन्हीकरण हुआ, ना कोई दुकानें चिन्हित हुई, ना कोई मार्केट चिन्हित हुई। साइड में आपके जल निगम की पाइपलाइन है, सीवर की लाइन पड़ी हुई है, कहाँ से आप रोड लेके जा रहे हैं, कोई नक्शा नहीं है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई। वो एक दिन वो लगा के, जेसीबी लगा के, और अपने ऊपर फूल और लड्डू खा के, अपने पैसों के लड्डू खा के, अपने पैसों के फूल बरसवा के, अपने अपना ही स्टेज लगवाए, अपने पैसों की माई कर कुर्सी बिछवा के, और पूरी लोनी के सभासद पार्षद, ये वो पूरा अंडल मंडल कमंडल सब यहाँ लेके आ गए जी। ये उपाध्यक्ष, ये महामंत्री, ये मंत्री, ये संयोजक, ये सेक्टर संयोजक, और ये बूथ अध्यक्ष, सारे इकट्ठे करके, और वो 40 बैंड वाले वहां, पता है, वो जो एक पार्षद है उसने कह दिया मैं दुकानें नहीं चलने दूंगा, बैंड की और फलाने की, क्योंकि तुम मुस्लिम समुदाय के हो। या तो 40 आदमी मुझे सुबह 10-9 बजे वहां खड़े मिलने चाहिए। वो क्या करे बेचारे, बॉर्डर से पैदल ही पैदल बैंड बजाते हुए आए, कोई पीपीडी बजा रहा है, कोई वो पेट पीता होता है, तड़के तड़के दिन ढला, मैं बोलता हूँ अपनी आवाज में, और एक वो ढोल बोलता है वो ढम। और ये लोग लगा के 40-50 हो गए, कुछ 50-60 अपने साथ लेके आया, कुछ ये अंडल मंडल कमंडल वाले हो जा। तो ये मिला के सारे मुझे लगे वहां 100-150 आदमी, और बस ले लो, और कंधे पर उठा लिया, मगा भाई कमाल ही कर दिया। मैं भी देख रहा था वीडियो। वो एक दिन जैसी मशीन लगी, और वो ऐसी की ऐसी, भाई सब अब मेरे से पूछ रहे जी काम बंद हो गया, आपका नाम आ रहा है काम बंद करवाने में। क्यों भाई, मेरी क्या जैसी मशीन थी जो मैं अपना आदमी भेज देता हूँ वहां? या बीमार हो गया मेरी जैसी मशीन का, दूसरी मशीनें नहीं है? तो ये हाँ, लोग पूछ रहे हैं भाई, पूछती है जनता। हम भी चाह रहे हैं ये बंद फाटक खुल जाए। था कुछ दूसरी भाषा में बोल रहा था कि मनोज धामा एक दिन ये कहने लगा कि भाई मुझे तो लगता नहीं सारी जिंदगी ये बंद फाटक खुले। कोई जनता के बीच में जाके, महेश्वरी जी, मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी जनप्रतिनिधि है, कोई कहेगा कि नहीं जी ये काम नहीं होगा? अरे सब कहेंगे काम होना चाहिए। नमन जी, एक सवाल और है। आने वाले समय में चुनावी वर्ष तो शुरू हो चुका है, 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। क्या जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी जिनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर इस समय देखो, देखा जा रहा है? सबक तो मैं पिछली बार ही सिखा देता। तो एक बार तो पैर पकड़ के, सबको पता है, चुनाव जीता मनोज धामा की। दूसरी बार क्या स्थिति थी आपको ये पता है। अब कैसे
ठीक ही करके भेजेंगे और तरीके से ठीक करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से ठीक करेंगे। जहां से सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है उन लोगों की, वहां से मनोज धामा सोचना शुरू करता है। मनोज धामा जी, एक सवाल और लेंगे। अभी जिक्र हुआ था कांवड़ मार्ग का। कांवड़ मार्ग पर कोई व्यक्ति जेसीबी पर खड़े होकर या अपनी स्थिति अनुसार फूल की वर्षा करता है। वहीं जो नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष है रंजीता धामा, कांवड़ियों के पैर से कांटे निकालने का कार्य करती हैं, जो सड़क जगमग हुई है। इस पर क्या कहेंगे मनोज धामा जी? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, कथनी और जेसीबी किसकी थी? नगर पालिका की। टेंट किसका लग रहा था? प्रशासनिक नगर पालिका का। कर्मचारी किसके थे? नगर पालिका के। ड्राइवर जो जेसीबी को चला रहा था वो नगर पालिका के। फूल किसके थे? नगर पालिका के। अपने घर से तो बोरे में भर के लाए नहीं होंगे फूल। हाँ, और फूल बरसा रहे हैं। चेयरमैन साहिबा तो जाती नहीं। चेयरमैन साहिबा को एक ही वो शिविर थोड़ी लगता है, दर्जनों शिविर लगते हैं उनके नगर पालिका क्षेत्र में, क्या सैकड़ों। उनमें ही चली जाती है, एक में नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, जो हर वर्ष 30, 35, 40 लाख रुपए इस पूरे कावड़ शिविर पे जो लाइटें लगाने के लिए खर्च किए जा रहे थे, लोग इवन कर्मचारी अधिकारियों की मिलीभगत से, उस पर अंकुश लगाने का काम चेयरमैन साहिबा ने किया है। उन्होंने लेके टीला थाने से लेके सेवाधाम चौकी तक, और सेवाधाम चौकी से लेके पूरा बंद फाटक, और बंद फाटक से लेके बॉर्डर तक पूरे रोड को जगमग करने का काम किया कि जो हर वर्ष जो पैसा लगता है इस पे अंकुश लगाए। धामा जी, एक सवाल और होगा, और ये और सवाल ये भी कहेंगे कि जी अब 12 साल में याद आइए, अब 12 साल में, क्योंकि हमें पता था कि बड़ा जो खर्च है ये हर बार ये करते हैं, लेकिन कम से कम देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए लाइन पे। अब आगे जरूरी है कि लोग तो ये बोलते थे जी एक बार जीत गया दोबारा नहीं आएगा, मैं कह लेगा कि चलो भाई, फिर जिन्होंने दोबारा जीत गया तीसरी बार नहीं आएगा, चलो भाई तीसरी बार भी जनता नहीं जीता है, जनता ही चाहती है। कोई मेरी 4 वोट मेरे घर की 10-20 वोट से तो मैं चेयरमैन नहीं बना, रंजीता धामा चेयरमैन नहीं बना। ये लाखों लोग जो हैं इन्होंने हम लोगों को मौका दिया, अपने परिवार के सदस्य समझते हैं। अभी कह रहे थे जी बहन बेटी नेता ऐसा चाहिए कि जिसे जिसे देख के बहन बेटियां अंदर ना घुस जाएं घरों में। अच्छा भाई, शराबी ना हो, बलात्कारी ना हो, हाँ, यही सब बोलते हैं ना। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि नेता ऐसा भी होना चाहिए कि जो किसी पे झूठे मुकदमे ना लगवाए, किसी के परिवार को प्रताड़ित करने का काम ना करे, बिजली वालों से लूट करने का काम ना करे, ऑटो वालों से लूट करने का काम ना करे, रेत खनन वालों से लूट करने का काम ना करे, फैक्ट्री वालों से लूट करने का काम ना करे, पुलिस वालों से लूट करने का काम ना करे, और उसके साथ साथ में रजिस्ट्री ऑफिस में बैठ के वहां लूट करने का काम ना करे, नगर पालिका में लूट करने का काम ना करे। धामा जी, एक आखिरी सवाल, ऐसा भी होना चाहिए नेता। एक आखिरी सवाल लेते हैं। हमने देखा है कि आज भी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का जो पद है वो आपके परिवार में ही है। जनहित के फैसलों को लेकर काफी बार हमने देखा है कि चेयरमैन रंजीत धामा जी को धरने पर भी बैठना पड़ा है। इसका आप दोष किसे देंगे? क्योंकि नगर पालिका एक ऐसा संस्थान है जो चेयरमैन के अनुसार ही चलता है। देखिए, जब सत्ता और सरकार की खनक हो, किसी में और अहंकार हो, और उसका वो दुरुपयोग करना शुरू कर दे अपनी शक्ति का, और जनता के हित में अगर मान लीजिए जनप्रतिनिधि को धरने पर भी बैठना पड़े, सड़क पर भी उतरना पड़े, तो मैं उसे गलत नहीं मानता। रंजीता धामा जी एक लीडर हैं, वो एक घरेलू महिला नहीं है कि घर में ही रह के वो नगर पालिका को चलाती हैं। वो जनता के बीच में भी रहती है, अधिकारियों से वार्ता भी करती है, और जनता के हित में जो भी योजनाएं हैं उन्हें लागू कराने का काम भी करती है, और रोज सैकड़ों फोन वो समस्याओं के वो सुनती भी है और उनका समाधान करने का भी प्रयास करती है। तो चर्चाओं के इस दौर में हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व चेयरमैन मनोज धामा जी। हमने पहले भी कहा था कि विकास की जो चर्चा होती है और उसकी बात अगर विकास पुरुष से ना की जाए तो वह बेईमानी होगी। चर्चाओं के इस दौर में मनोज धामा जी ने अपनी बात रखी, हमसे वार्ता की, उसके लिए मनोज धामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर ऐसे ही मौके की हम तलाश करेंगे और लोनी के विकास पर यूं ही लोनी के जनप्रतिनिधियों से, विकास पुरुष से वार्ता करते रहेंगे।